बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे यकीनन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं चीज़ें। आप रोज़ आए रोज़ कुछ ना कुछ इस किस्म का देख रहे होते हैं, वो सिंध हो या फिर हमारे दूसरे इलाके हों। लेकिन सिंध की बात ज़्यादा इसलिए होती है कि क्योंकि वहाँ पर हमारे जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा मतलब शहर अगर हम देख लें, दो तीन बड़े शहर हैं जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी जिंदगियाँ कैसी हैं, उनके मसाइल क्या हैं, वक्तन फ़वक्तन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि उनको हाईलाइट करूँ। और जो भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उस हवाले से बात करता हूं, वो बेशक ये वाला प्लेटफॉर्म हो या मेरा टीवी चैनल जहां से मैं शो करता हूं, मैं वहां पे भी इन इश्यूज को हाईलाइट करने की भरपूर कोशिश करता हूं और इसलिए करता हूं कि शायद इससे उनकी कोई हेल्प हो सके। तो आज फिर एक मतलब कल जो गुज़िश्ता दिन आप लोगों ने देखा एक अफसोसनाक वाकया रहमियार खान में मंदिर के हवाले से वीडियो सबके सामने है, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुई है। जिस तरीके से अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ फिर उस मंदिर में जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है, एक इबादतगाह की, हिंदू बरादरी की हमारी इबादतगाह थी उसकी। और मुझे नहीं समझ आती कि यार किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूं, मुझे नहीं पता कि ये आखिर ये लोग चाहते क्या हैं और इनको इससे मिलता क्या है कि किसी को डिग्रेड करने से, किसी के रिलीजन को इस तरीके से करने की या उसकी इंसल्ट करने से क्या इनकी इज्जत बढ़ जाएगी, जिस मजहब को ये मानते हैं उसकी इज्जत बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगा। इन सारी चीजों के लिए आज बात करेंगे। खैर मंदिर के हवाले से तो आपको पता है, यकीनन मैं मजीद भी इसके ऊपर शोज करूंगा, लेकिन आज हमारे एक छोटे भाई मैं कहूंगा उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उसके साथ साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी है हमारे साथ, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। यकीनन आप उनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ हिंदुस्तानी चैनल पे, इसके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे माइनॉरिटीज के हवाले से बात करती, तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट की। दूसरे फ्रेम में आप मेरे साथ कैलाश कुमार देख रहे हैं, भाई हैं हमारे, और उनकी वालदा हैं। दोनों को नमस्ते भी कहेंगे, सलाम भी कहेंगे, गुड इवनिंग भी कहेंगे। यकीनन नमस्कार नमस्कार। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। कैलाश, मैं शुरू आपसे करूंगा, उसके बाद आरजू के पास आऊंगा, और क्योंकि वो एक बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस रखती है इन इश्यूज के हवाले से। मेरा पर्सनल भी मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि कल मैंने मंदिर का मतलब वो वीडियो मैंने देखी। बिलीव मी, आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद, बट मैं आपको सही बात बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और इसलिए तकलीफ होती है कि यार हर किसी का मजहब उनके लिए बड़ा जिसे कहते हैं रिस्पेक्टेबल होता है। किसी के मजहब को डाउन, गलत, ये मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस तरीके से, और ये वाली हरकत जो हमने कल देखी। कैलाश कुमार का जो इशू है बेसिकली वो आपके साथ हम बिल्कुल शेयर करेंगे, और वो ये है कि इनकी कोई जमीन के मामलात हैं जिसके ऊपर कुछ बाअसर लोग सिंध के वो काबिज हैं, और ऐसे काबिज नहीं है, इनके पास बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इनसे पूरी स्टोरी इन शॉर्ट सुनेंगे, लेकिन साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके हक में फैसला दिया। लेकिन इसके बावजूद पिछले, वैसे तो इनका 1965 से केस चला, लेकिन राइट नाउ 2018 में आखिरी फैसला इनके हवाले किया गया, लेकिन दोबारा उन लोगों ने उस जमीन के ऊपर कब्जा किया। कैलाश कुमार और उनकी वालिदा दोनों में से मतलब जो भी इस हवाले से बात करना चाहेंगे तो जितना कंप्रेहेंसिव बात आप लोग कर सकते हैं। तो कैलाश, अगर आपने बात करनी है या आंटी बात करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप शुरू कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैडम आरजू का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई है। और सर, हमारे साथ ये मसला है कि हमारी ज़मीन है डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादपुर का एक शहर है कुबो सईद खान, जिसके ऊपर 50-55 सालों से केसेस चल रहे थे अदालतों में, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे हक में फैसला आया। उसके बाद सर कब्जा हमें जमीन का नहीं मिल रहा था। जो वहाँ पे कब्जा खोर 50 सालों से बैठे हुए थे, इम्तियाज अली बरोई, रब नवाज है, जफरुल्लाह है, और उसके अलावा दीगर उनके साथी भी बहुत हैं वहाँ पर, लेकिन कब्जा नहीं दे रहे थे। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में सोमोटो नोटिस लेकर हमें जमीन का कब्जा दिलवाया।
कब्जा सर, जिस दिन हमें कब्जा मिला ये उसके कैलाश आप बात जारी रखें, और ये मैं तस्वीरें साथ साथ दिखा रहा हूं जो आपने मुझे भेजी थी कि जी यही लोग हैं जो जी जी काबिज हैं उन जमीनों पे। आप अपनी जी बात जारी रखें ये प्लीज। ये इम्तियाज बरोई सर है, इनका सरबराह है। जो कब्जा खोर हैं सारे बैठे हुए हैं, ये इनका सरबराह है। ये वहां पे बैठा हुआ है, इनका मेन जो बंदा है वो यही है। ये हमें धमकियां देते हैं और हमें ये बोलते हैं, ये सर जफरुल्लाह है और ये इनका साथी है। इसने भी मिल बांट कर कब्जा किया है उधर। ये महमूद बरोई है, इसने भी हमारी जमीन में से टुकड़ा कोई अपने कब्जे में कर रखा है। जी आप बात करें। हाँ सर, अभी उधर मसला ये है कि ये जो बंदे हैं सारे, ये हमें धमकियां भी ये देते हैं। हमें अपने शहर शहजादपुर जहाँ रहते थे ना, हमें जमीन का फैसला आने के बाद इन लोगों ने हमें बोला कि तुम ये शहर छोड़ दो, यहाँ जमीन से हाथ उठा लो। हम बोल रहे थे भाई 50 सालों से हमने कोर्टों में केस लड़े, हमने अपने घर बेच दिए, इतने खर्चे किए, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हो आप लोग। लेकिन ये नहीं मान रहे थे। हमें वहां पे हेरासमेंट करते थे, रात को 12 बजे 1 बजे दरवाजे पे आकर, और मेरी वालदा को डराते थे कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पूरी फैमिली को। तो इसी डर की वजह से सर हम मुख्तलिफ शहरों में दरबदरी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी भी हम कराची में आ गए हैं भागकर, इनके डर की वजह से। अभी ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, इंडिया चले जाओ, हिंदुस्तान। जैसे कि 2017 में मेरा एक चाचा है जवाहरलाल, इन लोगों ने उनको भी धमकियां दी। वो बंबई में अभी बैठा हुआ है, वो भी वहां पे डर के मारे, इनके मारे भाग गया इंडिया। अभी उसने भी वहां से बयान दिया है कि मुझे जान का खतरा है पाकिस्तान में, ये मुझे मार देंगे कब्जाखोर, और मैं इसी वजह से नहीं आ रहा हूँ। ये हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं जो लोग, वही। ठीक। अच्छा, एक तो मैं आरजू थोड़ा सा ये इनके जो फैसले की कॉपीज है मैं उसको साथ साथ शेयर करूंगा, और फिर यकीनन आपके कमेंट्स भी चाहूंगा। ये वो वाला फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन कैलाश कुमार की फैमिली के हक में दिया हुआ है। ये किसी मतलब जिसे कहते हैं किसी एसएचओ का फैसला नहीं है, किसी जिसे कहते हैं कि किसी थानेदार का नहीं है, किसी एसपी डीएसपी का नहीं है। यार सुप्रीम कोर्ट मतलब सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, ये उनका फैसला है और ये इनके हक में आया है। इसके बावजूद भी इन लोगों को इनका हक नहीं मिल रहा। और आरजू, जिस तरीके से आप मतलब हमेशा बात करती हैं, आवाज उठाती हैं, मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर ऑल दीज थिंग्स जो आप करती हैं। मेरे ख्याल में हमें एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, मेरे ख्याल में हम सबको ये चीज जो है ये हाईलाइट कर देनी चाहिए जितना मैंने कहा कि हम कर सकते हैं। एटलीस्ट जो हमारे पास फोरम, हमारे हाथ में अगर इस कलम की ताकत है तो मेरे ख्याल में हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह के लोगों को कि जो अपने हक से भी महरूम है, और बावजूद आपने हक से महरूम किया, आपने उनको दरबदर कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप इस शहर से निकल जाओ, ये जमीनें हमारे हवाले कर दो, अगर नहीं करेंगे तो हम आपको, खुदा न खास्ता, हम आपको मार देंगे। और कोई ये पहली मिसाल नहीं आरजू, अफसोस के साथ कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में इतनी सराहियत कर गई है कि मतलब वो कहते शायद ये तो हमारा हक है भाई, यहां तो किसी और को रहने का हक ही नहीं है। अगर वो मुसलमान, वैसे तो अब मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट टू यूजिंग ऑल दिस वर्ड, के इंसान के बच्चे ही नहीं बन रहे, बट बेशक वो मुसलमान है, वो भी एक दूसरे को मार काटते हैं, लेकिन इनके साथ क्या राइट है किसी को कि वो कहें कि भाई अगर आप इस रिलीजन के नहीं हो तो हम आपको यहां से भगा देंगे, आप इंडिया चले जाइए। क्यों भाई? तो प्लीज आपका कमेंट चाहूंगा, फिर कैलाश के वालदा से बात करेंगे। जी बिल्कुल फखर, आप ठीक कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है हमने पाकिस्तान को यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से पहुंचाया है। बहुत मेहनत की गई है कि यहाँ पर हर किसी को तंग किया जाए, हर किसी को परेशान किया जाए, और उसके बाद लोग इतने बहादुर हो गए हैं, इतने नडर हो गए हैं, बेखौफ हो गए कि उनको अब अदालत के फैसलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये लोग जो है वो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान नहीं है। तो इसलिए अदालत के फैसले के बावजूद जिन लोगों ने कब्जा किया है, जो माफिया है, लैंड माफिया जिसे मैं कहती हूँ, जो चोर हैं, उनको ये डर भी नहीं लग रहा कि हमें अदालत ने यहाँ से हट जाने का हुक्म दिया, अदालत ने इनकी जमीन इनको वापस की है। इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि लोग कितने यहाँ पर बेखौफ है, यहाँ पे कानून का क्या हाल है, कौन कितना फॉलो कर रहा है। इनको तो यही चाह रहे होंगे वो लोग कि सबको भगा दें यहाँ से, सबको भारत भेज दें या किसी और कंट्री में भेज दें। आज भी एक
टीवी चैनल पे मैं गई थी और वो मंदिर की बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि लोग क्या करें, क्या लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैंने कहा नहीं, अगर यहाँ के मुसलमान ये चाहते हैं कि ये एक दूसरे को मार काट ना दे, तो इन्हें कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज को यहाँ रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग चले गए फिर ये आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। और किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री में मैंने इस किस्म की जहालत, इस किस्म की बेरहम लोग नहीं देखे। बहुत कंट्रीज है जो मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखी है कि कभी हिंदू मजहब हो चाहे क्रिश्चियन हो, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे, कभी उनकी जबरदस्ती मजहब बदलवाएंगे, कभी उनकी शादियां करवा देते हैं, कभी चर्च जला देते हैं, कभी मंदिर तोड़ देते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को, किसी किस्म की कोई गैरत नहीं है। अभी जो मंदिर की भी आप बात कर रहे थे, थोड़े दिन उसके ऊपर ट्वीट चलती रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट कर दिया है। एक वीक गुजरेगा, 2 वीक गुजरेंगे, वो बात खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनको भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुल्ला माफिया है, जो ये मदरसे वाले चोर बैठे हैं, ये इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ये किसी को भी अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देते, वरना अभी तक मियां मिट्ठू बाहर ना घूम रहा होता। इस तरह से जैसे आपके आज के गेस्ट हैं कैलाश साहब, इनके साथ जो कुछ हो रहा है, इसमें मुझे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती कि इनकी कोई मदद कर पाएगा। शोर मचेगा, सब कुछ होगा, शायद अरेस्ट भी कर ले किसी हद तक, उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बैठी है, हमारे यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। उनको खुद को शर्म नहीं आती। जिस दिन उनके घर से उनकी बेटी को कोई उठा के ले जाए, जिस दिन उनकी मस्जिद तोड़ दे, और जिस दिन उनके साथ सेम यही चीज हो जो ये दूसरों के साथ करते, शायद उस दिन इनको एहसास हो। भारत के ऊपर तो बहुत आवाजें उठाते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अपने आप को भी तो एग्जाम्पल बनाए ना ये, कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि वहां के लोग यहाँ हमारी मिसालें दे कि जी पाकिस्तान में बहुत अच्छा सलूक किया जाता है और किसी और कंट्री में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। कश्मीर कश्मीर करते हैं, यहाँ के कश्मीर में इन्होंने कौन सा पेरिस बना दिया है। सेम वही चीज मैं देखती हूँ, लोगों की तकलीफों को मैं सुनती हूँ, और जब मैं शोज करती हूँ बहुत अपसेट होती हूँ, बड़ा गुस्सा आता है। और इनके यहाँ के लोग जो असेंबली में पहुंच जाते हैं, बहुत लोग यहाँ आज भी मेरे साथ शो में रमेश कुमार साहब थे जो PMLN छोड़कर और PTI में गए हैं, वो यही बात है आरजू पार्लियामेंट के मेंबर हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि उनको सिवाय इसके कि गाड़ी में उन्होंने फ्लैग लगा लिया है और उनमें और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस में कोई फर्क नहीं है। जब आज 1 साल के अंदर जो है, आज 7वां मंदिर है जिसको तोड़ा गया, जिसमें आग लगाई गई। अगर रमेश कुमार साहब को थोड़ी शर्म होती तो उनके होते हुए एक के बाद दूसरे मंदिर को जलाने की, तोड़ने की बात ना थी। वो 7 मंदिर टूट गए और अभी भी वो बैठ के आराम से बात कर रहे थे इंडियन चैनल पे कि हाँ जी एक्शन लिया जाएगा। कौन सा एक्शन? वही जो पहले लेते रहे। यही बात इनके साथ होगी। इनकी जमीन है, ऐसे कई लोगों की जमीन है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि सर आपने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ पे तो जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, उन्हें भी शिया सुन्नी करके डिवाइड कर देते हैं। कई चीजों में इस तरह होता है पाकिस्तान में। तो इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत आम सी चीज है। जब तक कोई ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ पे कोई वायलेशन का हमें इल्जाम नहीं लगाएंगे, FATF टाइप की कोई सब किस्म की एलिगेशन में हम नहीं फंसेंगे जाकर, तब तक इंसान के बच्चे बनने वाले नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे दिल की बात की आपने। कैलाश, एक तो आप ये कह रहे थे कि मतलब आपके साथ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, वो हेल्प नहीं कर रही, बजाय इसके कि वो आपको हेल्प करे, क्योंकि आपके हक में फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आपको हेल्प करे और उसको कब्जा छुड़वा के आपके हवाले कर दे। वो उल्टा आप लोगों को जो है वो तंग करते हैं। तो उस हवाले से आप बात करें, या फिर आपकी वालिदा बात करना चाहिए तो प्लीज आप कर सकते हैं। हाँ सर, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। मसला ये है कि जो लोकल इंतजामिया है ना, वहाँ के DC और SSP साहब, हमने उनको 5 एप्लीकेशनें लिख के दी हैं कि भाई हमारी जमीन पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करके वो कब्जाखोर बैठे हुए हैं, हमें अपनी जमीन दिलवा दो वापस। बजाय इसके कि वो खाली करवा कर हमारे हवाले करें, वो उन लोगों को आपसों में बुलाकर
हमें बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को छोड़ो, साइड करो, तुम जिरगे में बैठो, जिरगे में बैठकर इनको जमीन सेल करके दो। भाई हम जमीन क्यों सेल करें यार, हम अपनी कोई वजह तो बताओ ना। बस ये बोलते हैं 50 सालों से ये जमीन पर बैठे हैं, ये इसीलिए आप इनको जमीन किसी जिरगे में किसी वडेरे के पास जाओ और ये कौड़ी के दाम में बेच के दो। हम बोलते हैं भाई 50 सालों से जुल्म भी उन लोगों ने किया और आप फेवर भी अभी उन लोगों को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ बहुत नाजायजी है ना। आप उनको अरेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, बजाय हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि वडेरों के पास जाओ। ये सर फार्म जो साथ होता है ना, जो खाता होता है वो भी हमारे नाम पे दर्ज है। हाँ, उसके बावजूद सर जिस दिन हमें कब्जा दिलवाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये डीसी जो रिपोर्ट आपने पहले दिखाई ना, 11 बंदे जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डीसी को हुक्म दिया था कि ये मुझे रिपोर्ट दे दो कि इनकी जमीन पर किसने कब्जा किया है। तो ये डीसी साहब की खुद की रिपोर्ट है, उसने खुद जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि इन 11 लोगों के कब्जा है गैर कानूनी हिंदुओं की जमीन पर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको हुक्म दिया कि, और सिविल जज शहजाद कोर्ट को, कि इनको जमीन से उठाओ और जमीन हिंदुओं के हवाले कर दो। सर यकीन माने ना, 50 सालों के बाद, 55 सालों के बाद मेरा एक चाचा है परेल दास, एक चाचा है जवाहरलाल। जो मेरा बड़ा चाचा है वो परेल दास, जो 50 सालों से केस लड़ता वो ही आया है। अब वो सर जब 19 साल का था, जब उसने पहला ये केस फाइट किया 1965 के दौर में, अभी उसकी एज तकरीबन 70 के करीब है। अभी वो कोमा में चले गए हैं सिर्फ इसी प्रेशर में कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 2 जजमेंट लेकर आया हूं, उसके बावजूद भी हमें जमीन नहीं मिल रही है। वो इसी डिप्रेशन का मरीज हो गया है, वो अभी कोमा में है। अभी मेरा एक वालिद है और मेरी वालदा है, यहाँ हम दरबदरी वाले, सिर्फ अकेला वालिद में और मेरी वालदा है जो इस केस के पीछे लगे हुए हैं कि भाई हमें अपना हक दे दो, हमें इंसाफ दे दो। मेरा एक चाचा है वो इंडिया चला गया है इनके डर की वजह से। ये बहुत खतरनाक आदमी है और ये बहुत ही ऐसे समझो कि लैंड ग्रेबर्स हैं, इनके साथ सिंध गवर्नमेंट मिली हुई है। सिंध हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं उठा रही है। सिंध हुकूमत के में हर किसी मिनिस्टर के पास में और मेरी वालदा गए हैं कि भाई ये हमारे कागजात देखें, अगर हम किसी भी बात पे गलत हैं तो आप हमें सजा दे दें, अगर हमारा हक बनता है तो हमें तो हक दे दो ना यार, जमीन हमारी। वो बोलते हैं जमीन आपकी है, हम बोलते हैं डीसी को, एसएसपी को बोलते हैं आप जाओ यहाँ से। यहाँ कराची से सर 600 किलोमीटर का रास्ता है। रात को मैं और मेरी वालदा जाते हैं, सुबह को डीसी ऑफिस में, फिर वही बिरोही जो कब्जाखोर बैठे हुए हैं वो ही आ जाते हैं उधर और हमें बोलते हैं कि वडेरे के पास चलो और किसी जिरगे में बैठो, हमें जमीन सेल करके दो। मगर जमीन सेल करनी देनी पड़ेगी, सूरत एक शर्त एक ही है उनकी, दूसरी शर्त ये है या तो अपने आप को मरवा दो या मुल्क छोड़ दो। ये रास्ते उन लोगों ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं। एक चीज फखर जी 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 प्लीज आप बोलें। जी फखर, मैं ये कह रही थी कि अभी इस जगह जो बात इन्होंने की है, आपके गेस्ट जो है उन्होंने जो बात अभी की है कैलाश साहब ने, इसका मैं कहती हूँ क्लिप बनाकर और इसको अलग अलग बिलावल भुट्टो, शीरी रहमान और इस तरह के इनके जितने लीडर्स हैं ना, रहमान मलिक वगैरह, इन सबको ट्विटर पे लगाइए, ये अलग से बात करें। जब तक इनको आप पब्लिकली दलील नहीं करेंगे, शर्मिंदा नहीं करेंगे, इन्होंने कोई काम नहीं करना है। उसके बाद मैडम क्लिप को अलग से फिर इमरान खान और जितने भी इनके चमचे हैं इमरान खान के, सबको टैग करके, और तब ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये शर्म तो नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा घबरा जाए। वो जो कहते हैं ना घबराना नहीं, तो हो सकता है थोड़ा घबरा जाए इमरान खान। ठीक, बिल्कुल जी जी मैडम, अर्ज ये है कि हमने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमारी डान अखबार में खबर भी लगी थी, और यहाँ के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने, पीपल्स पार्टी वालों ने हमें बुलाया भी था, और एसएसपी साहब से, डीसी साहब से वो नोटिस भी लिया गया, उनसे बात भी की गई, लेकिन वो बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि आपकी जमीन है, आपका हक है, उसके अगले दिन हम जाते हैं तो बस वही बात। ठीक 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 ठीक। मेरी वालदा बात करना चाह रही है। जी जी प्लीज आप उनकी बात करवाएं, उनकी बात करें। बेटा, हम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी गए थे, वहां भी हमने जमा कराई है एप्लीकेशन, और रमेश लाल ने हमें कंबर भेजा था, वो पीपी के हैं, पीपी के हमारी नहीं सुनते हैं, वो बोलते हैं जाओ कहीं जुर्गा जाके करो जमींदारों के पास, और वो तो मानते ही नहीं है जो बैठे हैं तो कि तुम्हारी जमीन है।
जमीन हमारी है, कागजात आपके हैं, घुमाते फिरो बोलते हैं। अब बताओ हम गरीब बंदे क्या करें? हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। डीसी साहब के सामने बोल रहा था हम कुछ नहीं देंगे, डीसी साहब सुन रहा था खुद उधर कंबर में, ठीक, बोलता था जाओ जमींदारों के पास दुर्गे में, ओके, जहां बिल्कुल। जाना है जाओ। अच्छा, एक चीज सर आरजू मुझे डीसी बड़ी साहब हैरानगी दूसरी जी बात जी ये कह प्लीज रहे आप थे, बात कर। एसएसपी साहब और डीसी साहब यही कह रहे हैं कि आपको दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैंने डीसी साहब को बोला भाई आप मजाक क्यों करते हो, 50 सालों से 60 सालों से तो सुप्रीम कोर्ट से तो केस जीत कर आए, और कौन सी कोर्ट जाएं? जो आप कोर्ट बताएं, कोई एक ही कोर्ट बची है, वडेरों की कोर्ट में जाएं, अपने आप को मरवा दें। बस वही कोर्ट में आप कहना चाहते हैं ना, सीधी बात करो। अच्छा आरजू, एक चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही है कि अगर आप कोर्ट से जीत जाएं, उसके बाद जिरगे का वो इंसाफ मुझे दिखा दें। मैं खुद पश्तून मतलब ट्राइब से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है जिरगा उसके हक में आरजू फैसला करता है कि जो ताकतवर होता है। बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके हाथ में ताकत, फिर जिरगे की क्या जरूरत है? अगर इन बेचारों के पास इतनी मतलब पावर है तो इनको उन वडेरों के पास एक मतलब जिसे कहते हैं लैंड ग्रैबर से जान छुड़ाने के लिए दूसरे खबीसों के पास क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए कि वो कहते हैं कि कुत्तों के सामने इनको डाल दो कि कहा जाए इनको बस ठीक है वो और ये खामोश हो जाए। यानी अफसोस मुझे ये हो रहा है कि यार आपका एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हायर कोर्ट इन पाकिस्तान, और उसके बाद आपके डीसी हैं और या एसीज हैं और या जो भी है व्हाटएवर, या सिंध गवर्नमेंट का कोई बंदा है, आप कह रहे कि यार आप जिरगे में जाके सेटल डाउन कर दो चीजों को। मतलब फिर इस कोर्ट का मकसद क्या हुआ? इसका मतलब इट्स अ डमी कोर्ट। बिल्कुल, ये तो फिर तो ऐसे मोटो करता तो वो तो है मतलब जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये ऐसा भेजते हैं कि हम शो में कोई छोटी सी बात करते हैं टीवी के ऊपर तो कहते हैं जी पैमरा को वो ये बात बुरी लगी, पैमरा के थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको भिजवाया जाता है। इस तरह के लोगों के लिए कोई मतलब उनके पास वो नहीं है कि भाई आपने फैसला दे दिया अभी उसको मेक श्योर मतलब कैसे करवा। मैं कोर्ट की भी गुनाह नहीं कहता इसको, सुप्रीम कोर्ट का गुनाह भी मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका काम है फैसला देना। लेकिन मुझे अफसोस है कि बिलावल साहब अपने आप को द मोस्ट मॉडरेट पर्सन इन पाकिस्तान, वो आज मतलब उनकी हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर, अगर उनसे ये नहीं और ये बिल्कुल लड़काना के आरजू, इनका ये जो जहां जमीन है ये लड़काना से इतना दूर नहीं है, जिनको शहीदों की सरजमीन कहता है कि मेरा नाना दफन है, मेरे जो है वो पुप्पियां दफन है, नानियां दफन है, मेरी मदर दफन है वहां पर। मतलब उन इलाकों में ये उनके मसाइल। तो फिर जो सिंध के दूसरे इलाके के लोग होंगे, हम तो कहते हैं पीटीआई को हम गालियां देते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की क्या मतलब वो है काम है कि वो इस तरह की चीजों के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, और बेचारा अपने हक के लिए ख्वारोजार हो रहा है, जलील हो रहे हैं, मतलब उनकी मदर, उनका बेटा, उनके फादर या उनके फैमिली के दूसरे लोग। नहीं, बिल्कुल ठीक है फकर, आप सब जानते ही हैं कि सालों से सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन सिंध का क्या हाल है वो भी सभी को मालूम है कि कितना भी कह ले बिलावल भुट्टो या कोई भी कि जी हमने बड़ा कोई काम किया, लेकिन वहां पे जो कुछ होता है, जो हाल है लाड़काना और दूसरी जगहों का, सभी जानते हैं। और जहां तक इनकी कोर्ट की बात है, कोर्ट ने बिल्कुल डिसीजन दिया है, लेकिन वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बिकॉज ये लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो जो लोग इनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उनको उस कोर्ट के डिसीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए कि उनको पता है कि उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। अगर वो कल कोई ने किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाएंगे, 2-4 दिन न्यूज आएगी, वो भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो न्यूज भी नहीं उठाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो है हम एक तरह से इस तरह के उसमें फंस चुके हैं, एक माहौल में इस तरह का हमने माफिया, लैंड माफिया हो चाहे मुल्ला माफिया हो, पाकिस्तान में वो क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान है। अब सिर्फ एक ही इनके पास हाल रह गया है कि अगर इस तरह के ये शोज करते हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, और उसको ये बार बार जितना ज्यादा हो सके स्प्रेड करें, उसके क्लिप्स बना के, पूरा शो नहीं जहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं, इनकी जो बात है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि वो कर रहे हैं, एकदम साफ बात बता रहे हैं, जो है किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि क्या हुआ है। उस क्लिप को हर कोई लगाए, हर कोई बार बार उसको
उसमें जो है वो ह्यूमन राइट्स वालों को भी टैग कर दे। इंटरनेशनल लेवल पे जब तक आप इस तरह की चीजों को लेके नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये चीजें रुकने वाली नहीं है। हमारे पास कितने केसेस आए हैं, हमने कितनी बात की है पहले भी अपने शोज में, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये चीज रुकेगी तभी जब इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के केसेस को उठाया जाएगा, इस तरह के लोगों की मदद की जाएगी, तब होगा। वरना मेजोरिटी लोग जो है वो इसी माइंड सेट के हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अदालत ने फैसला दे दिया क्या होगा, क्योंकि बीच में ये रिलीजन को ले आते हैं। वरना जिस तरह से मंदिर की बात हुई, या जिस तरह से साल में 1000 से ज्यादा बच्चियां उठाई जाती है हिंदू कम्युनिटी की, यहाँ पे कोई मुसलमानों की कोई नॉन मुस्लिम 2 बच्चियां उठा के बता दे तो फिर देखना कहाँ तक चीखें जाती है इनकी। या हिंदुस्तान में कोई ऐसा कर दे तो यूनाइटेड नेशन में खड़े हो जाएंगे स्पीच देने के लिए। लेकिन अपने यहाँ जो है वो कोई चीज ठीक करने को तैयार नहीं, दूसरे के घर में झांकने की आदत हुई हुई है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। कैलाश, अगर आपने कोई आखिरी बात करनी है उसके बाद वाइंड अप करेंगे। हाँ सर मेरी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और खास करके वजीर आजम साहब से यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने गुनाह क्या किया है? हमारा गुनाह सिर्फ यही है कि हम हिंदू हैं, या तो सीधा बता दें हमारे साथ हक नहीं हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हम थक गए हैं सर। हमें इनके कब्जाखोरों से जान का भी खतरा है। और मैं आपके ये चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूं, और ये मेरी वालदा भी कहना चाहती हैं कि अगर हमारी फैमिली में से किसी को भी अगर कुछ भी जानी और माली नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार यही कब्जाखोर होंगे और ये सिंध हुकूमत होगी, वहाँ के जो लोकल इंतजामिया है वो होगी, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जिरगा करो। हम जिरगा नहीं करना चाहते। हमें डर है ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, और हमें ये नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलसल धमकियां भी देते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, कमेंट्स में भी, मैसेजेस में भी, और हमारे दरवाजे पर आकर भी। अभी कुछ दिन पहले मेरी वालदा के पास आए थे 3 बंदे। सुबह के 10 बजे टाइम था, 10:30 बजे टाइम था, मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो उसको बोल कर गए कि तुम अपने बेटे को समझाओ सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आवाज नहीं उठाए, वरना तुम्हारे बेटे की लाश दरवाजे पे पड़ी रहेगी। और उसके बाद हम बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार के पास गए, उसने हमें पनाह दी। हम डर के मारे सारी फैमिली भाग गए उधर। हमारी जो सर मदद कर रहा है सिर्फ बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार साहब है, हमारे गांव के ही हैं, और वो ही हमारी हेल्प कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और कानूनी मदद भी कर रहे हैं। सिर्फ वही एक बंदा खड़ा है हमारे साथ, और बाकी कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। सही, ठीक ठीक। आरजू, मेरे ख्याल में हम बिलावल साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं भी माँ जैसी हूँ उसकी, हमारी आवाज सुने और अपने पीपी वालों को बोले कि हमारी जमीन हमें वापस दें, हमें तंग नहीं करें, हम बहुत परेशान हैं, वो हमारी आवाज सुने। ठीक है आंटी, आपका मैसेज, और कैलाश आपका मैसेज। आरजू, मेरे ख्याल में मैं वही बात करता हूँ एट द एंड, बल्कि मैं वही बात करूंगा कि जो मर्जी हो, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, लोग पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे माइनॉरिटीज को बहुत तंग करते हैं, लेकिन हम फिर भी आवाज उठाएंगे, हम इनकी आवाज बनेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हम ये नहीं कह सकते ठीक है कि अगर किसी के ऊपर असर नहीं होगा तो हम अपना काम छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में जो हमारा काम है, वो कहते हैं कि अंधेरे में एक छोटी सी लाइट, जिसे कहते हैं तीली भी आप जलाते हैं आरजू, उससे भी बहुत ज्यादा रोशनी फैलती है। तो मेरे ख्याल में मैं कहता हूं हमें तकलीफ भी होती है इनके साथ, किसी भी, मैं कहता हूं किसी भी इंसान के साथ ज्यादती होती है, आपको एज इंसान तकलीफ होनी चाहिए। मेरा ये नहीं ख्याल। और अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में तो रहम दिल, ये वो, इसका जिक्र तो पता नहीं हर जगह मौजूद है, फिर हम में वो चीज नहीं है। इस तरह के लोगों को हमने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू द हदीस, और अकॉर्डिंग टू द और कॉन्स्टिट्यूशन और कायदे आज़म के जितने भी फरमुदात है उसके मुताबिक जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बनती है। इनका हक हमारे से ज्यादा उन लोगों से है जो कहते हैं कि यार ये तो मुसलमानों का है और 96% पाकिस्तान में या 97% मुसलमान रहते हैं, उनसे ज्यादा हक इन लोगों का है, क्योंकि
इनको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें देनी है, तो शायद फिर उससे कोई बेहतरी आ जाएगी। आरजू, थैंक यू वेरी मच। कैलाश, बहुत शुक्रिया। आंटी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम मजीद भी कोशिश करते रहेंगे और साथ में दुआ गो भी हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। आप हमारी बड़ी हैं, हमारी वालदा की तरह है। थैंक यू वेरी मच एंड कैलाश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बात की क्लियर कट, और बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूं कि कोई लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जान जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। जो मर्जी जितना कोई कोशिश कर ले, लेकिन वो हमारा एक ईमान है कि वो किसी और के हाथ में। शुक्र है कि इन जैसे इंसानों के हाथ में रिस्क, इज्जत और हमारी जान नहीं रखी। ये हम सबका बिलीव है। हम बेशक किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो। कैलाश, वंस अगेन थैंक यू एंड आरजू, थैंक यू वेरी मच। आंटी, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट पे आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।